हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरिका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री टॉपिक से आए हुए पीवाईक्यूज को। और लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस भी बता दूंगी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हम स्टार्ट करेंगे 2024 से, देन हम 2023 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, an element that is present in a nucleotide but not in a nucleoside is। हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों को मिला के एक डीएनए बनता है। तो जब हम सिर्फ बेस और शुगर की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब ये तीनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों कंपोनेंट होंगे और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या चीज न्यूक्लियोटाइड में तो प्रेजेंट है बट न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट है। तो आंसर हो जाता है फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स टीसीए साइकिल इज डैश पाथवे। तो टीसीए साइकिल क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है और इसमें हम मेटाबॉलिज्म देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, राइट। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है और एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी पाथवे जब कैटाबॉलिज्म को टारगेट करता है तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। और जब एनाबॉलिज्म को टारगेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक पाथवे। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कि फॉर्मेशन भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, इस पाथवे को हम बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। तो जो टीसीए है यानी ये जो साइकिल है इसमें एम्फीबोलिक पाथवे को फॉलो होता है, यानी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन भी होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम्फीबोलिक पाथवे। Next question, which of the following statement is correct about uncompetitive inhibitor of an enzyme? तो ये क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप का है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। इसका मतलब कि यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट राइट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि जो आपका एंजाइम है इसमें इनिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इनिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसमें ही हम कुछ इनिबिटर्स पढ़ते हैं जिसमें आ जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, मिक्स टाइप के भी होते हैं, एंड नेक्स्ट इज अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स। तो देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या होता है कि एक एंजाइम होता है और वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, फिर जाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये कॉम्प्लेक्स एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम निकल जाता है अनयूज्ड होके, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिएक्शन है जो हम एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में क्या होता है कि ये सपोज करिए कि ये आपका एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए ये एक सबस्ट्रेट है और ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे और बाइंड होने के बाद कुछ इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बन गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा कि ये जो एंजाइम है इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, तो ये जो साइट है इसको एक्टिव साइट बोलते हैं। तो यहाँ पर इनहिबिटर भी प्रेजेंट होगा। मान लीजिए मैं इनहिबिटर को बनाती हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये एक इनहिबिटर है, तो ये भी चाहेगा कि वो यहाँ पर एंजाइम से बाइंड हो जाए। मतलब एक ही साइट में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों बाइंड होने के लिए कंपटीशन करते हैं, तो इस तरह ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से बाइंड तो करता है बट एक्टिव साइड में नहीं। हो सकता है कि ये किसी दूसरी साइड में जाके बाइंड कर जाए, और जैसे ही ये बाइंड कर जाएगा तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप में क्या होता है, ऐसा इनहिबिटर होता है जो यहाँ पर भी बाइंड कर सकता है और यहाँ पे भी, मतलब वो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों तरीके से कर सकता है काम। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्वालिटी ये है कि ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं, मान लीजिए कि ये एक इनहिबिटर है, ऐसा इनहिबिटर है जो तभी एंजाइम से बाइंड होगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुका होगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एंजाइम सबस्ट्रेट का, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी वो जाकर बाइंड होगा। अगर ये एंजाइम अकेला है तो उस कंडीशन में अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम से बाइंड नहीं होंगे, वो तभी बाइंड होंगे जब ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से ऑलरेडी बाइंड कर चुका है, तो दूसरी साइड में। समझ में आया? तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही जाके ये इनहिबिटर बाइंड करता है। ठीक है, और बाइंड करने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या लूज करवा देता है, कम कर देता है। ठीक है, सो ये हो गया अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऑल्सो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्वालिटी ये है कि इसमें Km की वैल्यू कम हो जाती है और Vmax भी कम हो जाता है। ठीक है, ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको देख लेते हैं। So it binds to the substrate binding site of the enzyme only. So no, ये गलत है, क्योंकि जो इनहिबिटर होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। ठीक है, इट बाइंड्स टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली। यस, जो अपना अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड करेगा, और इसमें वी मैक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है इट बाइंड्स टू बोथ फ्री एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्री अगर एंजाइम से बाइंड होगा तो वो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट से ही सिर्फ अनकॉम्पिटिटिव बाइंड होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो स्टेटमेंट बी और सी है। ओके, next question. Intracellular proteins are targeted for proteolytic degradation in proteasome upon conjugation with. So यहाँ पर प्रोटियोसोम की बात कर रहे हैं। तो प्रोटियोसोम एक ऐसी मशीनरी है जिसके अंदर प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है। तो मतलब कोई ऐसी प्रोटीन है जो इनएक्टिव हो चुकी है, जो नॉन फंक्शनल है, उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कि ये एक प्रोटीन है जिसका कोई ज़्यादा यूज़ रहा नहीं। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या होती है, डिग्रेड होने लग जाती है इस मशीन में जाने के लिए। बट बिफोर दैट इस प्रोटीन से आके कुछ प्रोटीन्स यानी कुछ पॉलीपेप्टाइड्स आके इस तरह से बाइंड कर जाएंगे। जैसे ये बाइंड करेंगे, ये प्रोटीन कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, प्रोटियोसोम में चली जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोटियोसोम की एक मशीनरी होती है, वहां पे ये चली जाएगी, और वहां पर जाने के बाद हो जाएगा इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन। तो यानी इस मॉलिक्यूल के ऐड होते ही ये डिसाइड हो जाता है कि अब इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने वाला है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं यूबिक्यूटिन। तो यहाँ पर इंटरसेल्युलर प्रोटीन जिसका प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन होने वाला है प्रोटियोसोम मशीनरी में, वो किससे कॉन्जुगेटेड यानी बाइंड होती है, यूबिक्यूटिन से होती है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है।
तो इसको हम चलो ध्यान से देख लेते हैं। एक एंजाइम है जो बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है ए टू बी। तो यहाँ पे के कैट की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें के कैट की वैल्यू दी गई है विच इज 500 पर सेकेंड। देन इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी दी गई है हमें 10 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। देन टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ईटी की वैल्यू है 30 नैनोमोलर। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है 40 माइक्रोमोलर। राइट, सो हमें फाइंड आउट करना है के एम वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, के एम की वैल्यू निकालनी है, और वो भी माइक्रोमोलर में। किसमें, माइक्रोमोलर में। ठीक है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जो हमें याद रखने की जरूरत है। वो है ये वाला फॉर्मूला, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v max s अपॉन के एम प्लस एस। राइट, ये हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, कि v0 यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है, ये मिल गया। देन सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी हमें गिवन है। ठीक है, हमें के एम निकालना है, और वी मैक्स भी हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें वी मैक्स को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें वी मैक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है के कैट इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी। इस फॉर्मूले को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वी मैक्स इक्वल टू के कैट इंटू ई टी। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हमें वी मैक्स निकालना है। तो देखिए के कैट की वैल्यू कितनी दी गई है, 500 पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ई टी की वैल्यू क्या है, 30 नैनोमोलर। ठीक है, ई टी की वैल्यू ये रही 30 नैनोमोलर। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप भी साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 500 इंटू 30 इक्वल टू 15,000, और यूनिट ध्यान रखिएगा नैनोमीटर पर सेकेंड यूनिट में। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल होता है यूनिट का ही। देखिए सारे वैल्यूज जो है वो माइक्रोमोलर माइक्रोमोलर में दी गई है, ये वैल्यू नैनोमोलर में, और हमें जो आंसर निकालना है वो भी माइक्रोमोलर में है। तो बेटर ये रहेगा कि हम नैनोमोलर को कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रोमोलर में। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कन्वर्जन करना चाहेंगे, तो नैनोमोलर जब माइक्रोमोलर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका कन्वर्जन मैं करना चाहूंगी तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब ये जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू निकल जाएगी माइक्रोमोलर में। तो अगर इसको सॉल्व करने का मैं आपको, अगर ये आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके सॉल्व करने के लिए ये वाली वैल्यू को अगर मैं नीचे ले जाती हूँ, सपोज मान लीजिए कि ये 50,000 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे ही इसको ये वाली वैल्यू नीचे ले गई तो ये प्लस में हो गया, और 3 का मतलब क्या है, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 3। राइट, अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा 15। तो ये क्या हो गया, 50 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई वी मैक्स के लिए। राइट, तो वी मैक्स क्या निकला, 15 माइक्रोमोलर पर सेकेंड। अब हमारे पास वी मैक्स भी आ गया, तो अब हम के एम को इजीली निकाल सकते हैं। राइट, तो अब देखिए के एम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें इस वैल्यू को, इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो अब देखिए जैसे जो ये वाली वैल्यू है, इसको ये कितनी है, 10 माइक्रोमोल पर सेकेंड। राइट, इक्वल टू, अच्छा सब ना आप यूनिट्स लिखते जाइए साथ में, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
और फिर आंसर कई बार माइक्रोमोलर में पूछा है, मोलर में पूछा है, तो उसकी वजह से गड़बड़ भी नहीं होगी, ठीक है। अब वी मैक्स हमने क्या निकाला है, 15 माइक्रोमोलर पर सेकेंड इंटू एस की वैल्यू क्या है, यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 40 माइक्रोमोलर, राइट। Km तो हमें फाइंड आउट करना है और S की वैल्यू हमारे पास 40 माइक्रोमोलर, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा, राइट। तो ये कैसे हो गया, Km प्लस 40 माइक्रोमोलर इक्वल टू 15 माइक्रोमोलर पर सेकेंड इंटू 40 माइक्रोमोलर एंड डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोमोल पर सेकेंड, राइट। तो ये पूरी यूनिट इससे कैंसिल हो गई। उसके बाद अब आपके पास बचा हुआ है 15 इंटू 40। अब आप करिए 15 इंटू 40, तो इट कम्स इक्वल टू 600। 600 डिवाइडेड बाय 10, जैसे ही आप डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपका सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा 60। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बनी, Km प्लस 40 माइक्रोमोलर इक्वल टू 60। देखिए क्या यूनिट बची थी, माइक्रोमोलर, तो ये हो गया माइक्रोमोलर। तो अब ये Km रखिए और 60 माइक्रोमोलर है, और जब इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -40 माइक्रोमोलर, और इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 20 माइक्रोमोलर। तो फाइनल आंसर हमारा 20 माइक्रोमोलर है, यानी हमने Km की वैल्यू माइक्रोमोलर में निकाली विच इज 20 माइक्रोमोलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोमोलर, राइट। तो इस तरीके से हमने बहुत इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNA sample collected from unidentified bacterial species Y contain 13% adenine, जिसमें GC कंटेंट का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये बैक्टीरियल स्पीशीज बोला है, तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम सर्कुलर हो बट वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो जब भी डबल स्टैंडर्ड DNA हो, चाहे वो सर्कुलर हो या लीनियर हो, उस केस में आपका 4 ग्राफ रूल्स लगता है। अब ये क्या है 4 ग्राफ्स रूल, 4 ग्राफ्स रूल ये कहता है कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन भी होगा। इसका मतलब कि जितना ए है उतना ही टी होगा, ठीक है। अगर ये 13% है, इट मीन्स कि थाइमिन भी 13% है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इनका एक फॉर्मूला है A+G प्लस C प्लस T इक्वल टू 100%, राइट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास एडेनिन 13% है, ठीक है। क्वेश्चन में एडेनिन 13% दिया है, प्लस G प्लस C, और अभी हमने बोला कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, तो ये भी हो जाएगा 13% इक्वल टू 100%। तो आप अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दिस इज 20% प्लस GC इक्वल टू 100%। तो ये GC हो गया 100 माइनस 26%। तो जैसे ही आप 100 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74%, और यहाँ पर हमको परसेंटेज में ही निकालना था, तो ये आंसर हो जाता है 74%। तो इस क्वेश्चन का जो GC कंटेंट निकला है वो 74% राइट आंसर है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a DNTP master mix is prepared by combining 40 microliter of each 20 millimolar DNTP stock. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है। देखिए एक स्टॉक प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब स्टॉक में क्या है, 40 माइक्रोलीटर वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में 20 मिलीमोलर DNTP है। कितने हैं, 20 मिलीमोलर। अब यहाँ पे ईच DNTP बोल रहा है, यानी कि आप एडेनिन बोलिए, थाइमिन बोलिए, ग्वानिन बोलिए, साइटोसिन, ये सब कितना है, ये सब है 20 माइक्रोमोलर। यानी ये भी 20 माइक्रोमोलर है, ये भी 20 माइक्रोमोलर है, ये भी 20, ये भी 20 माइक्रोमोलर है, राइट। तो इनको जोड़ के एक स्टॉक प्रिपेयर किया गया, ठीक है। ये स्टॉक प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं,
4 microliter of this DNTP master mix is added to a PCR mix and final volume adjusted to 50 microliter. Okay. तो देखिए मान लीजिए कि ये एक टेस्ट ट्यूब रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्टॉक प्रिपेयर करना है। तो उस स्टॉक के लिए इन्होंने वॉल्यूम कितना चूज किया, 40 माइक्रोलीटर एंड 20 मिली मोलर डीएनटीपी है, ठीक है। ये पूरा एक ट्यूब है, ठीक है। ये स्टॉक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, इस स्टॉक से डीएनटीपी मास्टर मिक्स प्रिपेयर किया पीसीआर के लिए, ठीक है। तो आपने एक पीसीआर मिक्स बनाने के लिए आपने इधर से डीएनटीपी उठाई, कितनी, 4 माइक्रोलीटर, ठीक है। 4 माइक्रोलीटर डीएनटीपी आपने यहाँ से उठाई। अब इस 4 माइक्रोलीटर को आपने एडजस्ट कर दिया, 50 माइक्रोलीटर वॉल्यूम एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कि ये आपके पास ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से आपने 4 माइक्रोलीटर लिया, ये 4 माइक्रोलीटर ले लिया, ठीक है। यहाँ का सॉल्यूशन, तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोलीटर। उसके बाद आपने इस यहाँ पर और लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरे इसमें से कलर से बता देती हूँ, ये आपने लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला लिक्विड और ये इन दोनों को मिला के 50 माइक्रोलीटर, तभी तो हमने वॉल्यूम एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि पूरा मिला के 50 माइक्रोलीटर हो गया, राइट। तो बेसिकली ये चीज हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपने बनाया ये क्या है, पीसीआर मिक्स है। तो ये जो पीसीआर मिक्स बनाया है, इस पीसीआर मिक्स में डीएनटीपी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें निकालना क्या है। तो ये जो पीसीआर मिक्स बना है, ये और ये ट्यूब सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पीसीआर मास्टर मिक्स बना दिया। अब इस मास्टर मिक्स में पूछ रहे हैं कि जो डीएनटीपी है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से सिंपली क्या करना है, आपको C1V1 C2V2 का फॉर्मूला लगाना है। तो C1 का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन, V का मतलब है वॉल्यूम। तो देखिए पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था, पहले कॉन्सेंट्रेशन था 20 मिलीमोलर, ठीक है। तो हमने लिख दिया 20 मिलीमोलर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये पीसीआर मिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 4 माइक्रोलीटर होगा। 4 माइक्रोलीटर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, तो C2 का कॉन्सेंट्रेशन वही तो हमें निकालना है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है जो इन्होंने एडजस्ट किया है, जबकि 15 माइक्रोलीटर, सॉरी 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, कि कुछ ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू C2। तो ये यूनिट कैंसिल हो गई। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हमें क्या करना है, 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 50। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ये किस में आ गया, मिली मोलर में। तो अब हमें मिली मोलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोमोलर में, क्योंकि हमसे माइक्रोमोलर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब हम मिली मोलर को कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमोलर में तो इट इज 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास C2 कितना आया है, 1.6 मिली मोलर इंटू 10⁻³। तो अब हम इसको 10⁻³ में करेंगे तो ये माइक्रोमोलर हो जाएगा, नॉट मिली मोलर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटू 10⁻³। ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, तो ये आंसर हो जाता है आपका 1600 माइक्रोमोलर। तो ये C2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारा निकल के आ गया 1600 माइक्रोमोलर, और ये हो जाता है आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो अभी हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरी के भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये दोनों ही चीजें बीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी टारगेट कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड। बट
ये दोनों चीज़ें आपके एक्सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ साइंस में अगर आप बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी भी पूछी जाती है, दोनों चीज़ पूछा जाता है, राइट? ये दोनों ही चीज़ें इन दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ फ़ॉर्मूला की, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपके लिए फ़ॉर्मूले लिखे हैं कि जब भी आप एंजाइम काइनेटिक की बात करेंगे, तो ये फ़ॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक्टिविटी के लिए माइक्रोमोल पर मिनट, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी निकालना हो तो एक्टिविटी डिवाइडेड बाय माइक्रोमोल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है? और ये एक्टिविटी क्या है? माइक्रोमोल पर मिनट है। अगर आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना है तो ये हो जाएगा एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन mg में होना चाहिए। जब हम एंजाइम काइनेटिक्स की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है रेट का V max S अपॉन Km प्लस S, और ये रेट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, राइट? के कैट का फॉर्मूला निकालने के लिए V max और E0 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो V max माइक्रोमोल पर मिनट हो जाएगा, और E0 जो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है वो माइक्रोमोल में होना चाहिए। कैटेलिटिक एफिशिएंसी, जिसको हम एंजाइम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, इसको निकालना हो तो फॉर्मूला के कैट अपॉन के एम होता है, ठीक है? अगर आप फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइनल डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी इनिशियल करना होगा, तो आपके पास फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकल के आ जाएगा। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं बेसिकली इन्हीं से एंजाइम के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है? अब लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कन्वर्जन के बारे में। अगर आप ये यूनिट को टारगेट कर रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने मिली मोलर को नैनोमोलर में कन्वर्ट किया, फिर माइक्रोमोलर को मिली मोलर में कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन क्या है? ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये कैसे है? जब भी आप ग्राम की बात करेंगे, फिर ये मोल हो गया, ये ग्राम है, ये मोल है और ये लीटर है। तो जैसे ही आप ग्राम, मोल और लीटर को मिलीग्राम, मिली मोल, मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे माइक्रोग्राम, माइक्रोमोल और माइक्रोलीटर, नैनोग्राम, नैनोमोल, नैनोलीटर, पिकोमोल, पिकोग्राम, पिकोलीटर, ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो जब आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सब में 10⁻³ ऐड होता जाएगा, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये लीटर है, आपको मिली लीटर में कन्वर्ट करना है। ये लीटर है, आपको मिली लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर की वैल्यू मान लीजिए कि आपके पास 50 लीटर है। तो आप जब इस 50 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे 50 इंटू, लीटर की जगह क्या करेंगे आप? 10⁻³ ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर लीटर का मिली लीटर कन्वर्जन के लिए हमें 10⁻³ चाहिए, और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, तो जो वैल्यू निकलेगी वो अब आपकी मिली लीटर में निकलेगी। और इसी तरीके से अगर लीटर को आपको माइक्रो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लीटर को माइक्रो लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी मान लीजिए 5 लीटर है, तो अब मुझे इस 5 लीटर को माइक्रो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू, माइक्रो लीटर के लिए देखिए 10⁻³ 10⁻³ 2 टाइम्स है, तो मुझे इस तरीके से इंटू करना पड़ेगा, और मैं इसको 5 इंटू 10⁻6 भी लिख सकती हूँ, इन दोनों को ऐड करके। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी माइक्रोलीटर, राइट? तो सिंपली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी पिकोमोल से नैनोमोल की तरफ जाना है, तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा। तो सपोज करिए कि ये जो नैनोग्राम है आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। मान लीजिए ये नैनोग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए कि 10 नैनोग्राम है, तो इस कन्वर्जन के लिए 10 इंटू,
अब देखिए नैनोग्राम का ग्राम से तक जाने के लिए कितने सारे 10⁻³ हैं, 1, 2 और 3। तो मैं इनको 10⁻³ 3 + 3 6 + 9 10⁻⁻9 लिख सकती हूँ। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू सॉल्व करूँगी तो अभी मेरे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी होगी, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये ईज़ी तरीका लगा हो तो आप इसको याद रख सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और ये स्लाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री टारगेट कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर कोई फीडबैक है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी तरह की कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।